तो कितना मुश्किल समय रहा होगा जब लोगों ने सोचा था कि ये हिंदुस्तान जैसा देश ये लोकतांत्रिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड की पकड़ में रहती थी। वो सोचते थे कि भाई जो पश्चिमी देश हैं वो ही डेमोक्रेटिक हो सकते हैं, वहीं पे इलेक्शन हो सकते हैं, 1 पर्सन 1 वोट का कल्पना लोग करते भी नहीं थे। हमारा देश बहुत शिक्षित भी नहीं था। तो उस समय ये समझना कि हमारे लिए 1 पर्सन 1 वोट हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इतने बड़े देश में, क्योंकि दक्षिण एशियाई इलाका हमारे भारत के आसपास लोकतंत्र तो बहुत मजबूत नहीं था, आज भी बहुत कम है लेकिन उस टाइम बिल्कुल नहीं था। देखो चीन और रशिया और नेपाल और बाकी देशों में तो डेमोक्रेसी को पैदा करना मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल था, क्योंकि उस टाइम किसी को कल्पना नहीं थी कि चुनाव चिन्ह पर वोट डालेंगे, हर आदमी एक वोट डाल पाएगा। उस टाइम बहुत कम देशों में एक व्यक्ति की वोट होती थी। तो ये उस समय के लोगों ने जब स्थापना की थी लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, तो बहुत बड़ा रिस्क था, बहुत ओवरअचीव किया था। तो आपने पूछा अविनाश जी कि कौन सा प्रधानमंत्री, हर एक की चॉइस, हर एक की अलग अलग चॉइस हो सकती है, क्योंकि किसको कैसे समय पर मौका मिला। कई ऐसे प्रधानमंत्री जिनको मौका मिला जब देश बिल्कुल, नरसिम्हा राव जी 91 में जब प्रधानमंत्री बने, बाय चांस बने, बाय एक्सीडेंट बने, लेकिन उस समय अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा रही थी, देश में सोना हमने गिरवी रखा हुआ था, तो एक आर्थिक चैलेंज था। और 50s में 60s में जब प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, तो एक सामाजिक चैलेंज था, कैसे हम हर एक को एक पद पर आकर खड़ा करें। तो अलग अलग दशकों में अलग अलग चुनौतियां आई और अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने, मैं समझता हूँ, बहुत सोच समझकर उन चुनौतियों का सामना भी किया। तो एज इंडियन सिटीजन हम लोगों को तो एक, और ये बिल्कुल सही कहा आपने कि पत्रकारों के साथ साथ राजनेताओं को किताब पढ़नी चाहिए, और ये बात जोशी जी मुझे कई बार कह भी चुके हैं कि राजनेता किताब पढ़ते कम है। ये बात सच है कि पढ़ाई लिखाई का काम है, वो समझते हैं राजनेता को करना ही नहीं है, लेकिन जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर कर, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारा ज्ञान मेरे में बिराज है। हम लोगों को एफर्ट कर कर, समय बदलता है, देश बदलता है, समाज बदल रहा है, उसको समझने के लिए सिर्फ हम व्हाट्सएप और फोन करके एक दूसरे पूछते रहे, लेकिन अच्छी हार्ड रीडिंग आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ऑल पॉलिटिकल एंटिटीज, क्योंकि पढ़ने से बहुत ज़्यादा कुछ आदमी सीखता समझता है, इसलिए पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। और जो पॉलिटिकल MLAs, MPs, जनप्रतिनिधि हैं, अगर पढ़कर अपना, जैसा अगेन स्पीकर साहब बहुत बोलते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं हाउस के अंदर, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के अंदर, तो वो हमारे को दर्शाते हैं। इसलिए रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक फॉर ऑल पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज। क्योंकि मैंने किताब पूरी पढ़ी नहीं है अजीत भाई, तो मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपको जानता हूँ और आपने बहुत मेहनत कर कई सालों से मेहनत करके इसको आपने प्रस्तुत किया है, और मुझे खुशी है कि आज आप यहाँ जयपुर पर आए। मैं पहले आ जाता, लेकिन मुझे कल मुरादाबाद में सरकारी चाय पीनी थी, तो मैं वहाँ रुक के आज सुबह मेरे को अर्ली मॉर्निंग छोड़ा, इसलिए मैं देर से आपके बीच में आया। लेकिन मुझे खुशी है कि आपने जयपुर में स्पीकर साहब को और मुझको यहाँ पे इनवाइट किया अपनी बात रखने के लिए, और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन मैं अपनी शुभकामना को देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री तक रहे, किसी भी दल के रहे हों, कुछ को मैंने देखा है, कुछ के साथ काम करने का मौका मिला, डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ जोशी जी में दोनों मंत्री रहे, उनकी अलग पर्सनैलिटी थी, उनके बारे में वो खुद कह चुके हैं कि हिस्ट्री विल बी काइंडर टू मी देन द प्रेजेंट, ही इज हिमसेल्फ सेल्फलेस एंड ही इज अ मैन ऑफ इम्पेकेबल इंटेग्रिटी। मतलब उनके बारे में आप कुछ भी कहिए, लेकिन दुनिया हर व्यक्ति जानता है उन्होंने इस देश को कहाँ से कहाँ पहुँचाया है। 15-16 करोड़ लोगों को गरीबी से उठाना ये कोई छोटी बात नहीं। हमारे चीन में लोग करते हैं, अपनी पढ़ाइयाँ करते हैं, लेकिन इंडिया में करके दिखाया आपने हमारे सामने। और प्रधानमंत्री योगदान दिया, खुद प्रधानमंत्री जय जवान जय किसान, उनको खेती से, किसान से, ग्रामीण क्षेत्र से बहुत प्यार था, वहाँ पर फोकस किया। कई प्रधानमंत्रियों को विदेश नीति का बहुत प्यार था, IT गुजराल साहब हैं, पंडित नेहरू हैं, कई को इकोनॉमी में था। तो अलग अलग प्रधानमंत्रियों ने अपनी अलग अलग छाप छोड़ी है, और हम सब के लिए एज इंडियन आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट दैट वी रिकलेक्ट, रिमेंबर ऑल दीज प्राइम मिनिस्टर्स with fervor, with lot of affection, with lot of respect, and I hope the next generation, हमारे जो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे अगले 10-50 साल तक जब तक हम लोग देखेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना काम पहलों ने किया है उससे और अधिक काम कर और अधिक छाप छोड़ पाएंगे जो आने वाले प्रधानमंत्री बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सचिन पायलट जी, आप देर से नहीं दुरुस्त आए, बहुत इंतजार इन बच्चों को था। और जाहिर है राजनीति में हमेशा हम सुनते हैं कि वादे बहुत कम लोग निभाते हैं, इन्होंने वादा किया था उस पर खरे उतरे हैं। कर्तव्य ध्वनियों से मैं आप सभी का आभार करता हूं। थैंक यू सो मच सर। ग्रासरूट
मीडिया फाउंडेशन, प्रभा खेतान फाउंडेशन, वी केयर ऑफ श्री समय का आपका हार्दिक आभार व्यक्त करती है। अब बारी नाथ द्वारा की पवित्र भूमि से आने वाले राजनीति के ही नहीं रियल लाइफ के प्रोफेसर आदरणीय राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी, राजनीति का कटहरा जिन्होंने इस पवित्र भूमि से सीखा, राजस्थान को अपने अनुभव से सींचा, पूरे भारत की राजनीति को एक नए आयाम दिए और अब विधायकों की पाठशाला भी चला रहे हैं। माफी चाहूंगा सर, हमने करीब से देखा है कि राजस्थान विधानसभा में वो सत्र आपने शुरू किए हैं जो राजस्थान की राजनीति में वैचारिक साहित्यिक पुट को भी आगे बढ़ाएंगे, जिनका लाभ आने वाली पीढ़ी को मिल रहा है। आप नवाचारों में भी अग्रणी रहते हैं। जो डिजिटल मीडिया की बात हम करते हैं, हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, डिजिटल विधानसभा आपने दी है। संभवतः राजनीति के सभी शोधार्थियों को सर का शुक्रिया होना चाहिए कि इन्होंने लाइव प्रसारण जो विधानसभा के बाहर भी लोग हैं उनके लिए शुरू किया है कि आपके जनप्रतिनिधि आपके बारे में, आपके क्षेत्र के बारे में, आपकी समस्याओं के बारे में क्या राय और अपना पक्ष रखते हैं। वो लाइव डेटा आप सर के इनिशिएटिव से देख सकते हैं। राजनीतिक कैरियर की बात करें तो 1973 से शुरू हुआ है कारवां विभिन्न पदों पर बढ़ता रहा है और लगातार राजस्थान और खुद की विधानसभा क्षेत्र और भारत को इन्होंने नए सोपान दिए हैं। मैं आग्रह करूंगा राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष और आज की कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी को कि वो संबोधित कर हमें उद्घाटित करें। पुस्तक के लेखक सम्मानी नसीब किदवई जी, आज के समारोह के मुख्य अतिथि सचिन पायलट जी, कल्ला जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं किदवई जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बुक लॉन्च का एक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित करने के लिए आपने सहमति व्यक्त की। जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया, प्रतिष्ठान वाले, केयर वाले, उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये अवसर हमको प्रदान किया। फिर मैं सचिन पायलट जी की बात सुन रहा था, उसके पहले डायलॉग किदवई जी का और अल्लाह जी का सुन रहा था। मैंने भी इस किताब को पढ़ने की कोशिश की और मैंने सोच समझ कर निर्णय किया कि कौन से प्रधानमंत्री को मैं पढ़ पाऊंगा, किनको नहीं पढ़ पाऊंगा। तो मैंने सेलेक्ट किया पंडित जवाहरलाल नेहरू को, गुलजारीलाल नंदा जी को, मैंने कोशिश की इंदिरा गांधी जी को पढ़ने की, नरेंद्र मोदी जी को पढ़ने की, मनमोहन सिंह जी को पढ़ने की। मैं और सचिन जी सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं जिनको प्रधानमंत्री जी के साथ काम करने का मौका मिला। मैं 2009 में सांसद बना भीलवाड़ा से और मुझे सीधा कैबिनेट मिनिस्टर बनने का मौका मिला। मैं राजस्थान में भी सौभाग्यशाली रहा। मैं राजस्थान में 1980 में एमएलए बन गया था, 85 में एमएलए बन गया था, 98 में जब तीसरी बार एमएलए बना तब डायरेक्ट अशोक गहलोत की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर बनने का अवसर मिला। तो मुझे कैबिनेट का जो फंक्शनिंग है उसको समझने का और देखने का मौका मिला स्टेट्स में और केंद्र में। इस पुस्तक में कैबिनेट के निर्णयों के बारे में बहुत सी बातें नहीं लिखी, कैबिनेट निर्णय कैसे लेते, निर्णयों की जो परिणति होती है उसके बारे में इसमें विवेचन लिखा होगा, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय का हो, चाहे नरेंद्र मोदी जी के समय का हो। जो निर्णय है उनकी विवेचना आपने लिखी, निर्णय कैसे होते हैं उनके बारे में आपने नहीं लिखा। और मैं, क्योंकि आपने इसमें टाइटल दिया है देश, दशा और दिशा, तो मैं इस पर ज्यादा बोलने की कोशिश करूंगा कि बनस्पत की किताब जब आप पढ़ेंगे, किताब के बारे में कल्ला जी ने और इन्होंने जो बात की उससे ज्यादा आपकी रोचकता रहेगी। मेरे उसके बारे में कहने से रोचकता खत्म हो जाएगी। मैं तो जो, क्योंकि मेरी उम्र 70 साल की है, सचिन पायलट जी की उम्र ऐसे बहुत कम है, हम सब आजादी के बाद पैदा हुए और आज जो देश के प्रधानमंत्री है वो भी देश की आजादी के बाद पैदा हुए। तो आज की दशा और आगे जो दिशा है उसके बारे में मैं आपका ध्यान रखना चाहता हूँ। हमने इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हमने ये माना है एग्जीक्यूटिव होगी, लेजिस्लेटिव होगा, जुडिशियल होगी। ये तीन चीजें हमने पार्लियामेंट में माना है कि हमारे पिलर होंगे। प्रधानमंत्री होता है, तो प्रधानमंत्री के एग्जीक्यूटिव हेड का इसमें वर्णन अच्छा किया गया। लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में
पार्लियामेंट का जो फंक्शनिंग है उसमें एग्जीक्यूटिव के साथ साथ जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव के साथ लेजिस्लेटर है, लेजिस्लेटिव जो विंग है वो यदि इफेक्टिव नहीं है तो प्रधानमंत्री का अचीवमेंट कोई भी हो देश के लिए और हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन नहीं करते। इसलिए आज हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि आजादी के समय जिन लोगों ने कल्पना की इस देश को हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से गवर्न करना चाहते हैं। ऑप्शन तो उस समय भी थे, हमारे गवर्नेंस का जो हमारा मॉडल दूसरा भी हो सकता था। हमने डेलिबरेटली सोच समझकर संविधान सभा ने ये फैसला किया इस देश की गवर्नेंस हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में करेंगे और संविधान में ये चीजें लिखी रहती। अब 1947 के पहले जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में भाग लिया उन्होंने एक देश के निर्माण करने की कल्पना की। उनको जो अवसर मिला उन लोगों ने देश को निर्माण करने की कल्पना अपने अनुभवों के आधार पर और उस समय की जो चुनौतियां थी, चाहे देश की लिटरेसी हो, हेल्थ हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो, जो हालात अभी सचिन जी ने बताए, इन हालातों में देश को निर्माण करने का काम का निर्णय लिया। पर उनके बैक में जो उनके दिमाग में था वो अनुभव था आजादी के समय में लड़ाई में जो उन्होंने भाग लिया और आजादी के समय में जो कलेक्टिव विजडम जो उस समय के कांग्रेस के अधिवेशन होते थे, जिन अधिवेशनों में निर्णय होता था कि हम किस तरह से देश को आगे बढ़ाएंगे, ये करेंगे, उसको उन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की विद इन द लिमिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो मोटा है कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस संविधान के अंतर्गत इस देश को आगे बढ़ाने का काम हम पार्लियामेंट में करते हैं। तो लेजिस्लेटिव विंग यदि कमजोर होती है और एग्जीक्यूटिव यदि ताकतवर हो जाती है तब भी इम्बैलेंस हो जाती है। और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव दोनों ही कमजोर हो, जुडिशरी मजबूत हो जाए तभी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी काम नहीं करती। हमारे अनुभव है, हमने इमरजेंसी को भी देखा। इमरजेंसी में हमने देखा है कि भाई हमारे इस तीनों के जो बैलेंस है उसको हमने बैलेंस को ठीक ढंग से बना पाए देश के लोगों ने देखा है। आज का जो अनुभव है उस अनुभव को भी समझने की आवश्यकता है। आज देश का जो अनुभव है उस अनुभव में क्या हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि पार्लियामेंट के जो तीनों विंग है, चाहे वो लेजिस्लेटिव है, चाहे वो एग्जीक्यूटिव है, चाहे जुडिशरी है, उसमें यदि बैलेंस नहीं है, यदि उसमें कहीं लगता है कि बैलेंस में कोई इधर उधर बदलाव हो रहा है या किसी में कम ज्यादा हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पड़ेगा। इसलिए आज ज्यादा आवश्यकता इस बात की है हम इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को ठीक ढंग से समझें। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जो प्लेटफॉर्म है लोगों की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, एमएलए, एमपीस, ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पॉलिटिकल पार्टी की विचारधारा के आधार पर। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की प्रीरिक्विजिट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में लोगों की विचारधारा के आधार पर हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वोट लेते हैं और उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म में हम कानून बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं। अब हमें समझने की आवश्यकता है कि क्या 70 साल में हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एनरिच करने के लिए हमने यदि विचारधारा के आधार पर डेमोक्रेसी को मजबूत करते, आज जो स्थितियां बनती उस स्थितियों में कुछ परिवर्तन होता। आज देश में जो लोग शासन कर रहे हैं उनकी एक विचारधारा है, उसको मानना पड़ेगा, उनकी एक विचारधारा है। उस विचारधारा के आधार पर वो देश का निर्माण करने का काम करना चाहते हैं और उसमें राइटर है, वो देश के निर्माण करने का काम संविधान की जो व्यवस्था उसके अंतर्गत ही कर सकते। जुडिशरी ने फैसला दे रखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है ईश्वरन भारती के संबंध में दे रखा है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को आप बदल नहीं सकते। उनके पास भी राइटर है, संविधान की जो व्यवस्था है उसके अंतर्गत ही हमें काम करना है। संविधान में हमने सोच समझकर माइनॉरिटी के राइट्स के बारे में प्रोविजन किए। हमने संविधान के अंतर्गत ये निश्चित किया है कि हम देश को निर्माण करने का हमारे प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ है, हमने डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या लिखा हुआ है, ये हमारी गाइडलाइंस है, उसके अंतर्गत हमें देश का निर्माण करने का काम करना। इसलिए जब कल्ला जी और गिद्धे जी बात कर रहे थे कि नेहरू जी और नरेंद्र मोदी जी में क्या समानता है, एक समानता है आजादी के बाद देश का निर्माण करना। जिस देश में लिटरेसी नहीं हो, गरीबी हो, उस तरह की स्थितियां, उस पर देश का निर्माण करना और आज की स्थिति में अपनी विचारधारा के आधार पर देश का निर्माण करना, ये दो ऐसी चीजें हैं जिसके संबंध में हमें खास तौर से समझने की आवश्यकता है। लेकिन इस असमानता के साथ असमानता को भी समझने की आवश्यकता है। इस देश में डेमोक्रेसी इवॉल्व करने का सबसे बड़ा काम किसी ने किया है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। यदि पंडित जवाहरलाल नेहरू डेमोक्रेट नहीं होते और उस समय यदि उनके मन में विचार आ जाता कि नहीं एग्जीक्यूटिव पावर होनी चाहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव का हेड तो प्राइम मिनिस्टर होता, यदि प्राइम मिनिस्टर उस समय एग्जीक्यूटिव हेड के आधार पर अपने कैबिनेट कलीग्स को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम नहीं करता तो डेमोक्रेसी आगे नहीं बढ़ सकती। हमें याद रखने की जरूरत है 1947 में जो कैबिनेट बनी थी उस कैबिनेट में कौन कौन मेंबर थे? भीमराव अंबेडकर जी कांग्रेस के मेंबर थे,
क्या श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के मेंबर थे? उन्होंने पहली जो 1947 में कैबिनेट बनाई थी, उस कैबिनेट में अलग अलग विचारधारा के लोगों को साथ लेकर, उनको साथ लेकर देश के निर्माण करने की कल्पना की थी। आज के हम सोच सकते हैं कि देश के संरक्षण के लिए हम उनको कैबिनेट तो ले ही नहीं लें, लेकिन किसी विचारधारा के साथ बैठकर चर्चा करने का काम भी कर सकते हैं। यदि हम नहीं कर सकते हैं तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को इवॉल्व करने का जो तरीका है, 70 साल में हम जिस मुकाम पे पहुंचे हैं, आने वाले समय में इस मुकाम के सामने प्रस्तुत खड़े हो जाएंगे। डेमोक्रेसी इस देश में इवॉल्व हो रही है। आप कहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव का उदाहरण देना चाहते हैं। मैं पहली बार एमपी बना और पहली बार मुझे कैबिनेट में काम करने का मौका मिला। अब कैबिनेट का कंपोजिशन देखिए, मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री और प्रणब मुखर्जी उसमें कैबिनेट के मिनिस्टर, और प्रणब मुखर्जी वित्त मंत्री थे, उन्होंने आरबीआई का गवर्नर बना रखा था किनको? मनमोहन सिंह। बॉस तो थे प्रणब मुखर्जी, उन्होंने अपॉइंट किया उनको आरबीआई का गवर्नर। अब पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह का हो गया तो मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री और उस कैबिनेट के अंदर प्रणब मुखर्जी कैबिनेट मिनिस्टर थे। हमें याद रखना कि उस कैबिनेट में और कौन कौन मंत्री थे? एंथोनी जी, शरद पवार जी, मौली जी, अब्दुल्ला जी, आप नाम गिन लीजिए। 8, 9, 10 एक्स चीफ मिनिस्टर, 10 कैबिनेट एक्स चीफ मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की कैबिनेट में। मैं यूपीए 2 की बात कर रहा हूँ, मैं यूपीए 2 में मुझे मौका मिला। अब मैंने फंक्शनिंग देखा है स्टेट गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट का जो फंक्शनिंग है वो मोर और लेस चीफ मिनिस्टर सेंट्रिक। और मैंने बहुत नजदीक से देखा है कैबिनेट का जो फंक्शन है, प्राइम मिनिस्टर का जो फंक्शन है, वो फंक्शनिंग है। आप चीफ मिनिस्टर का फंक्शनिंग को कैबिनेट के मिनिस्टर फंक्शन बोल सकते हैं। When I was transport minister government of India, virtually आप उसको कह सकते हैं I was prime minister of the transport ministry. The prime minister ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स को फुल फ्रीडम दी कि अपने देश के अलग अलग स्टेट्स के जो हमारे चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपको नेशनल हाईवे बनाना। कितने लोगों को मालूम है कि लैंड एक्विजिशन का काम स्टेट गवर्नमेंट करती है, पूरा का पूरा पैसा भारत सरकार देती है। यदि स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्विजिशन का काम ही नहीं करे तो नेशनल हाईवे नहीं बन सकती। तो नेशनल हाईवे को बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को अलग अलग स्टेट के चीफ मिनिस्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करना है, कोऑर्डिनेशन करके लैंड एक्विजिशन करवाना और लैंड एक्विजिशन कराने के बाद नेशनल हाईवे बनाने का काम करना। तो द मोर और लेस द फंक्शनिंग ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री इज अ रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर। वो एग्जीक्यूटर नहीं है, स्टेट का चीफ मिनिस्टर एग्जीक्यूटर है और देश का प्राइम मिनिस्टर अकॉर्डिंग टू मी वो फैसिलिटेट करता है जिससे नीतियां बनाकर देश में नीचे करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि एग्जीक्यूशन का काम तो स्टेट गवर्नमेंट करेगी, एग्जीक्यूटिव का काम भारत सरकार नहीं करेगी। भारत सरकार के जो शेड्यूल में सब्जेक्ट्स हैं, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल बना रखा है उस शेड्यूल के जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के अंदर डिफेंस का काम करना है, कॉमर्स का काम करना है और दूसरे जो काम करने जो शेड्यूल में उन काम के लिए उनको पूरी स्वतंत्रता है। बाकी जो शेड्यूल के सब्जेक्ट्स हैं जिनके अंतर्गत काम करना है वो काम करने का काम उन्हें स्टेट गवर्नमेंट के कोऑर्डिनेशन में लेकर काम करना पड़ेगा। अब आज हमारी स्थिति क्या बनी? हमने जीएसटी लागू कर दी, जीएसटी लागू किया, पूरे देश में एक तरह का बनना चाहिए, बहुत अच्छी बात। पर जीएसटी के साथ हमने दूसरा काम क्या हमने सेस का कॉन्सेप्ट लागू कर दिया। अब सेस का कॉन्सेप्ट लागू करने में जो डिवोल्यूशन हो रहा है जीएसटी के कलेक्शन का, वो डिवोल्यूशन में जो सेस कलेक्ट करा भारत सरकार, वो सेस का डिवोल्यूशन नहीं हो रहा है। जब सेस का डिवोल्यूशन नहीं हो रहा है तो जो स्टेट गवर्नमेंट को जो पहले फ्रीडम थी, स्टेट गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन के साथ बैठ के डिस्कस करके अपने प्लान को अप्रूव कराकर जो डिवोल्यूशन देती थी, अब वो डिवोल्यूशन नहीं हो सकता। जीएसटी के अंतर्गत भी आपको डिवोल्यूशन होगा। बाकी जो सेक्स कलेक्शन है भारत सरकार कलेक्ट करेगी और भारत सरकार जो योजना बनाएगी उस योजना को आपको स्टेट के अंतर्गत लागू करने का काम करना। तो ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के जो ये चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं कि ये डेमोक्रेसी इवॉल्व हो रही है, पर डेमोक्रेसी इवॉल्व होने के साथ साथ इन चुनौतियों को हम नहीं समझेंगे तो मैंने कहा कि आने वाले समय में हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के सामने जो प्रश्न खड़े हो जाएंगे उस प्रश्न का हम ठीक ढंग से निर्णय नहीं कर पाएंगे। अब आपको वहां कहते मिनिस्टर्स को उसको एड्रेस करना पड़ता था, फिर सेक्रेटरी के साथ मिलकर बिल लाकर हाउस के अंदर आता। अब हमने व्हिप लागू कर दिया, व्हिप लागू करने के बाद जो बिल लेके आ रहा है उस बिल में जो एमएलए है उसमें कुछ अमेंडमेंट भी करना चाहे, कुछ भी करना चाहे, उसके पास ऑप्शन नहीं है। उसका इंटरेक्शन केवल जिस मिनिस्टर है उसका सेक्रेटरी के साथ इंटरेक्शन है और जो बिल आ रहा है उस बिल में आप उठा के देखेंगे। मेरा अनुभव कहता है 3 साल का, अभी राजस्थान की असेंबली में जितने बिल आ रहे हैं उनमें आप उठा के देख ले, नाम बोलने वालों के हाथ में 10 नाम फिक्स है। एक सिस्टम होता है, आप नाम लिख के भेजो तो आपको मौका मिल जाता है। और आप उठेंगे क्वालिटी ऑफ डिबेट देखेंगे आप, तो क्वालिटी ऑफ डिबेट में बिल में यदि पहले 2 स्पीकर ने कोई बात बोल दी तो बाकी स्पीकर के पास कंटेन ही नहीं उन चीजों को क्या करें।
हम किताब जैसा यदि इलेक्टेड आदमी किताब पढ़ ही नहीं रहा है, कानून का दूसरा रूप देख ही नहीं रहा है, एक ही कानून के रूप में आ गया, तो उसके जो दूसरे आयाम है उसकी चर्चा होती नहीं है। तो जो फंक्शनिंग पार्लियामेंट का बेसिक फंक्शनिंग था वो लेजिस्लेटिव तो गौन हो गया। अब कितने आदमी को मालूम है फाइनेंस बिल क्या होता है? पार्लियामेंट की फाइनेंस बिल है, 2 हाउस से, अपर हाउस और लोअर हाउस से। तो फाइनेंस बिल तब तक नहीं आ सकता जब तक कि फाइनेंस बिल का डिस्कशन करने के लिए स्पीकर को ऑथराइजेशन है कि फाइनेंस बिल है या नहीं। राज्यसभा के अंदर कोई नियम है, राज्यसभा के अंदर ये फैसला हो सकता है फाइनेंस बिल है उसको भेज सकते हैं कि नहीं भेज सकते हैं। हमने उन बिलों को करने के लिए तो फाइनेंस बिल के अंतर्गत राज्यसभा कुछ नहीं करती, इसलिए स्पीकर ने ये फैसला कर दिया कि अमुक बिल फाइनेंस बिल है, इसलिए राज्यसभा के अंदर उसका डिस्कस नहीं हो सकता। पॉलिटिकल उसका कारण अलग था, क्योंकि राज्यसभा में बहुमत दूसरों का था, लोकसभा में बहुमत दूसरों का कारण था। अब कितने आदमी को मालूम है कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्पीकर के लिखे हुए कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंस बिल किस किस को डिफाइन किया जा सकता है, लेकिन साथ में पूरा अधिकार स्पीकर को दे रखा है। स्पीकर कहते हैं कि फाइनेंस बिल है तो फाइनेंस बिल है, फिर उसके अंदर राज्यसभा में डिस्कशन है। एंड हाउ मेनी पीपल आर अवेयर अबाउट दिस कि हम कानून के अंदर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो मेन फंक्शन है, उस मेन फंक्शन के अंतर्गत हम जो बिल पास कर रहे हैं, किस तरह के बिल पास हो, क्या हम मौका दे रहे हैं अपनी बात को कहने के लिए, क्या लोग उसमें पूरा पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जब क्वालिटी ऑफ आपका पार्लियामेंट का मेन फंक्शन जहाँ लोगों की एस्पिरेशन आनी है, आज अब देश में हम आंदोलन देख रहे हैं, क्यों आंदोलन हो रहा है? आप देखिए देश में बड़ी अजीब स्थिति बनी हुई। हमने डेमोक्रेसी अडॉप्ट की, इलेक्टेड आदमी लोगों की एस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करता है, पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। ये प्लेटफॉर्म में पार्लियामेंट्री असेंबली, वहां पर इशू एड्रेस किया जाना चाहिए, कानून बनने चाहिए, जनता के लिए कानून बनना चाहिए। पर देश में उठा के देख लीजिए, इस देश में गौ हत्या का आंदोलन भी शुरू हुआ, इस देश में अंदर जयप्रकाश का आंदोलन भी शुरू हुआ, इस देश में अन्ना हजारे का आंदोलन भी शुरू हुआ, इस देश में कृषि आंदोलन भी शुरू हुआ। तो इसका मतलब जो प्लेटफॉर्म हमने बनाया है पार्लियामेंट का, जिस पार्लियामेंट के माध्यम से समस्याओं का निदान करने की हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कल्पना की है, वो धीरे धीरे इरेलेवेंट हो जाएंगे। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड हो जाएंगे तो जो इंस्टीट्यूशन पार्लियामेंट की वो इरेलेवेंट हो जाएगी। तो हम किस तरह की डेमोक्रेसी के साथ बढ़ रहे हैं, इन प्रश्नों के बारे में भी चर्चा की जानी चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में जितने साहब ने रिसर्च की उसमें मैं कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि ये आउटकम के बारे में लिख रखा है। नेहरू जी के समय में क्या क्या हुआ, नरेंद्र मोदी जी के समय में क्या क्या हुआ, जैसा अभी पायलट साहब ने कहा, हम सब इस बात को मानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी जो भी है या है वो देश के हित में काम करते हैं, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, हम सबको सम्मान करना चाहिए। पर बेसिक चीज है कि हम इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को हमने अडॉप्ट किया, हमने कॉन्शियस डिसीजन लिया कि हमारे देश को हम गवर्न करना चाहते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के माध्यम से करना चाहते हैं। तो फिर आपके जो 3 विंग है, चाहे लेजिस्लेटिव है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, चाहे जुडिशरी है, उसको वेल डिफाइन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। यदि आज जुडिशरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, एक प्रदेश से हम उसको बना दे, यूनियन टेरिटरी बना दे, ये बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, उस बारे में जुडिशरी का फैसला ही नहीं हो। ऐसे बहुत से इशू जिनके बारे में जुडिशरी को निर्णय करना है, वो जुडिशरी उसको एड्रेस नहीं करे, बाद में एड्रेस करे, रेफर कर ले उस बारे में, तो जुडिशरी का टाइमली इंटरवेंशन नहीं होगा, तो फिर इम्बैलेंस कहीं कहीं पर होगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटर में। ये भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मेरा, क्योंकि इद्वी जी का जो किताब का जो कंटेंट है उसके संबंध में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता कि वेल रिसर्च ये किताब है, और इन्होंने बहुत अच्छी एक बात कही है जिसमें एनिमल फार्म के बारे में जो आपने लिखा है, उससे ज्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि आपने बहुत कंक्लूड करके इस बात को कह दिया है कि सारा सम टोटल ये है एनिमल फार्म की जो किताब लिखी और उनमें उस तरह की स्थितियां देश में नहीं बने हो, तो आपने अच्छा वर्णन किया। पर मेरी कंसर्न है एज ए सिटीजन, अनुभव में लेजिस्लेटर भी रहा, रूलिंग पार्टी का भी रहा, अपोजिशन का भी रहा, गवर्नमेंट में स्टेट में भी रहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी रहा। आज अनफॉर्चुनेट काम स्पीकर में करना पड़ रहा है या फोटो को नाराज करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं उसमें भी उदाहरण देना चाहता हूँ, उसका कारण करना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेट सेंस में देयर आर वेल डिफाइंड रोल ऑफ मिनिस्टर। इफ यू आर पार्लियामेंट मिनिस्टर, then your function is to have liaison with the opposition. It is the duty of the party in power to run the house. It is parliament democracy की कहता है, पूरा हाउस 30-35 दिन में चलता है, 365 दिन में 30 दिन भी हाउस नहीं चलता है, और 30 दिन हाउस में जो वेल डिफाइंड चीज है, यदि हम डिबेट नहीं करेंगे, डिस्कस नहीं करेंगे, डिसेंट नहीं करेंगे, दीज आर दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो 3 चीजें हैं, डिबेट करें, डिस्कस करें, डिसेंट हो, फिर निर्णय करें, क्योंकि लोगों ने मैंडेट दिया जिसकी रूलिंग पार्टी वो निर्णय करेगी, पर उसका डिबेट तो होना चाहिए, उसमें
उसमें लोगों को मालूम होना चाहिए कि इसके जो तथ्य है जिन पर किस तरह की बात हो रही है, तो लोगों को लाइव मालूम होना चाहिए कि जो बिल ला रहे हो वो हमारे हित के लिए बिल ला रहे हो, उस बिल के अंतर्गत हम चीजों को काम करने के लिए करें। अंत में एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, जो इश्यूज पब्लिक के कंसर्न के हैं, मैंने अभी सिंपल राज्य की बात कर रहा हूँ मैं। अब आप दो उदाहरण देखिए भाई, एक महामारी का उदाहरण देखिए। महामारी में चाहे फर्स्ट वेव हो चाहे सेकेंड वेव, मैं हर जगह बात बता रहा हूँ, क्यूरेटिव मेजर्स कितने होंगे। क्यूरेटिव मेजर्स का मतलब हमने उस बीमारी को एड्रेस करने के लिए जो जो डॉक्टरों को मालूम नहीं था कि इसको कैसे एड्रेस करेंगे, उन्होंने चीजों को कहा, पहले HIV की दवाई का कर लो, फिर प्लाज्मा थेरेपी कर लो, फिर रेमडेसिविर लिया, और सब जो हम करते रहे, व्यवस्था करते रहे, ऑक्सीजन की व्यवस्था भी कर ली, सब कुछ कर ली। आज जो लोग जिन्होंने ये दवाई ली, रिस्टोर्ड लिया, उनके आफ्टर इफेक्ट बहुत ज्यादा। अब आफ्टर इफेक्ट आ रहा है, तो उन आफ्टर इफेक्ट आने के बाद उनकी व्यवस्था करने का काम हम नहीं समझेंगे। हम एक तरफ तो महामारी को मुकाबला करने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने इस स्टेप में जो लोग आगे दवाई में उनके लिए व्यवस्था करने का काम नहीं सोचेंगे, तो आगे जाके तकलीफ हो जाएगी। लेकिन दूसरा इंटरेस्टिंग चीज देखिए, पहली बार जब कहा गया कि पहला जो फेव आया था उसमें कोई एक कम्युनिटी के बारे में कहा इस तरह का उनको फैल रहा है, तो बाद में पता लगा ऐसा नहीं हुआ। और जो चीज हमारे आंख के सामने है, आप उठा के देख लीजिए, ट्राइबल आदिवासी जो पर्यावरण के अंदर रह रहा है, जो सूर्य की रोशनी में रह रहा है, जिसकी न्यूट्रिएंट नहीं है, जो आदमी दूर दराज के गांव में रह रहा है, जो हेमलेट में रह रहा है, जो कंजेशन में नहीं रह रहा, उनकी सबसे कम इम्पैक्ट हुआ महामारी। तो हमें एक साधारण समझ में नहीं आ रहा है कि महामारी वहां ऊपर कहां पर कंट्रोल नहीं हो रहा, अमेरिका में नहीं हो रहा, यूरोप में नहीं हो रहा, एडवांस कंट्री है, पर इस देश में गांव का गरीब आदमी जो रह रहा है उसका उठा के देखिए, पहली महामारी में सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हुआ। जब आदमी शहर छोड़ के आया था, तकलीफ में आया था, पैदल आया था, शहर को छोड़कर गांव में आया था, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन उस समय हुआ, उस समय कम नहीं हुआ था, क्योंकि गांव में जाकर आदमी ने काम किया। हमें ये समझने की जरूरत है कि पर्यावरण के बारे में हम सतर्क नहीं होंगे तो पर्यावरण के जो आफ्टर इफेक्ट हो रहे हैं, हम कितने एडवांसमेंट कर लें मेडिसिन में, लेकिन क्यूरेटिव हम व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन प्रिवेंटिव व्यवस्था नहीं कर सकते। तो प्रिवेंटिव मेडिसिन के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको आज समझने की जरूरत है कि किस तरह से हम प्रिवेंटिव मेडिसिन के साथ माध्यम से ये एंटीसिपेटेड जो बीमारियां जिनके बारे में हम भी नहीं जानते, आने वाले समय और कौन सा वायरस आएगा, उसकी तैयारी करने के संबंध में भी चर्चा की जानी चाहिए। और एक मोटा जो चर्चा है जरूर होनी चाहिए, महामारी के बाद 18 महीने तक स्कूल बंद है, तो दो तरह के बच्चे, एक बच्चे जो ऑनलाइन में पढ़े थे, जिनके माँ बाप पढ़े लिखे थे, उनको ऑनलाइन एजुकेशन करने का मौका मिला। एक जो माँ बाप जिनको पढ़े लिखे नहीं, उनको ऑनलाइन में पढ़ाई करने का मौका नहीं मिला। अब एक अध्यापक क्लास में जो बच्चे हैं, उसमें बच्चे आ रहे हैं जो 20 बच्चे हैं 40 में से, वो तो ऑनलाइन पढ़े लिखे हुए हैं, और 20 बच्चे जो ऑनलाइन में पढ़े लिखे हुए नहीं। क्या हमने कभी असेंबली और पार्लियामेंट में चर्चा की कि शिक्षा के क्षेत्र में हमें किस तरह का परिवर्तन करने की जरूरत है, उस एजुकेशन में टीचर के ओरिएंटेशन को कैसे बदलने की जरूरत है? यदि इस गैप को हमने कम नहीं किया तो आने वाले समय में हैव और हैव नॉट का अंतर ज्यादा बढ़ जाएगा, और गांव का गरीब बच्चा जिसने ऑनलाइन पढ़ने का अवसर नहीं मिला, जिसको वो अध्यापक पढ़ा नहीं पाएगा, वो ड्रॉप आउट होगा, और जब ड्रॉप आउट होगा तो समाज में जब एजुकेशन के अंदर आगे नहीं जा पाएगा, दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, तो लालच बढ़ेगी, सामाजिक विषमता के साथ और चीजें प्रश्न खड़े हो जाएंगी। हमने IT को लिया है, IT लाने के बाद हम गवर्नेंस में मौका दे रहे हैं। हमने क्या CRPC में परिवर्तन करने के बाद हमने सोचा, जिन लोगों ने देश का निर्माण किया उन्होंने कानून बनाए फार साइड। आज हम एंटिसिपेट नहीं कर पा रहे IT के बाद में जिस तरह की स्थितियां बनी हुई है, आज एक क्राइम करने वाला आदमी हिंदुस्तान छोड़कर बाहर चला जाता है और बाहर से IT के माध्यम से सब चीजें कर सकता है, आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। आप दुनिया के बाद क्या CRPC में हमने इन चीजों को एड्रेस करने की कोशिश की? तो जो नई चुनौतियां आ रही, नई चुनौतियों के संबंध में कैसे कानून बने, कानून वेल रेड आदमी बने, थोरोली डिस्कशन करने के बाद बने, यही तो पार्लियामेंट का फोरम है। उस पार्लियामेंट के फोरम को हमने नेगेट कर दिया। मोर और लेस ग्रीवेंस रिड्रेसल का मैकेनिज्म हो गया। तो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म पार्लियामेंट्री सिस्टम में यदि असेंबली और पार्लियामेंट का फंक्शन ही हो गया तो मैं समझता हूँ कि फिर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को जो हमारे अचीवमेंट हमारे हैं, जो हमने 70 साल में अचीवमेंट किए हैं, वो आगे जाकर कहीं कहीं ब्लॉक हो जाएंगे और हमें सबको सोचना पड़ेगा कि हम किस तरह से देश का गवर्नेंस करना चाहते हैं। मैंने समझा कि जो किदवई साहब ने रिसर्च की उसमें मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूँगा, फैक्चुअल चीजें लिखी हुई जो हुआ है अचीवमेंट, और हमें भी गर्व है दुनिया में आज हमारी GDP सबसे अच्छी है। क्यों GDP अच्छी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसमें मिक्स इकोनॉमी की कल्पना की,
इसलिए आज हम दुनिया के सब लोग मानते हैं कि भाई मिक्स एक मॉडल है जिसके कारण आज हम जीडीपी में आज सस्टेन कर पा रहे हैं। महामारी के बाद भी आज हिंदुस्तान की जीडीपी यूरोप और अमेरिका से बेटर रिकवरी कर रही है, बिकॉज वी अडॉप्टेड दोज पॉलिसीज। हमने उस समय एंटिसिपेट किया था कि हमें न्यूक्लियर पावर चाहिए, हमने ये व्यवस्था की। आज ग्रीन एनर्जी की सभी बातें करते हैं कि हमने पहले से एंटिसिपेट किया था क्या व्यवस्था करने का काम करना। हमने साइंटिफिक टेम्पर का कॉन्सेप्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। हमने परमाणु बम बनाने की कल्पना उस समय की थी जब हमारे रिसोर्सेज नहीं थे। तो दुनिया में परिवर्तन जितना तेज गति से हो रहा, वैसी तो हमारी नीतियां बनाकर देश आगे बढ़ा। साइंटिफिक टेम्पर ले लो, आप एटलांटिका में जाने की बात ले लो, चंद्रमा में जाने की बात ले लो, ये पॉलिसी तो बनाई है हमारे देश के नेताओं ने। एंड उसका क्रेडिट निश्चित तौर पर एग्जीक्यूटिव हेड के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को जाता है। लेकिन हमने बनाई तो पॉलिसी जिससे आप दुनिया में खड़े होकर कह पा रहे हैं हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है, एजुकेशन में हमने अचीवमेंट किया। अचीवमेंट हमारा बहुत ज्यादा विद इन डेमोक्रेसी। और ये डेमोक्रेसी के जो चैलेंज है, क्योंकि हम शिफ्ट कर रहे हैं एक उस पीढ़ी में जिस पीढ़ी ने आजादी की लड़ाई में भाग लेकर देश का निर्माण करने का काम किया, दूसरी पीढ़ी वो जो आजादी के बाद पैदा हुई और वैचारिक आधार पर देश को आगे बढ़ाना चाहती है। उसके सामने यदि अल्टरनेट वैचारिक चीजें नहीं आएगी तो हिंदुस्तान के लोगों के पास अल्टरनेट मॉडल नहीं मिलेगा कि कौन सा विचार ठीक था, कौन सा विचार नहीं होता। इसलिए वैचारिक आधार पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन होता है तो उसका लाभ देश की नीतियों बनाने में मिलता है। और डेमोक्रेसी में ये आवश्यक है हम नीचे से लगाकर ऊपर तक लोगों को आइडियोलॉजिकल बातों को समझाएं और उसके माध्यम से जनता के बीच में जाकर यदि हम अपनी बात को मैंडेट को लेंगे तो पार्लियामेंट लाइव होगी, रिलेवेंट होगी और उससे जो पार्टी इन पावर आएगी वो निश्चित तौर पर ज्यादा अच्छे ढंग से गवर्न कर पाएगी। और ये जो बैलेंस बिगड़ जाएगा तो हमारी डेमोक्रेसी में एक प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए मैंने कहा कि एग्जाम्पल है मोदी जी का, एग्जाम्पल है नेहरू जी का और एग्जाम्पल है मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी भी देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, 10 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहे। और मनमोहन सिंह जी की पर्सनालिटी इस तरह की नहीं थी, ऑथोरिटेरियन हो। मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर, प्रणब मुखर्जी मिनिस्टर और जिन्हें अपॉइंट किया हो और इतने सीनियर आदमी जो कैबिनेट में एक्स चीफ मिनिस्टर है उनको साथ देकर देश का निर्माण करने का काम किया, वो भी एक मॉडल है। 10 साल तक इस देश में नीतियां बने, उससे आज दुनिया में आगे कैसे बढ़ पाए। इसलिए हमारे पास ये 15 प्राइम मिनिस्टर्स का जो अनुभव है वो सब तरह के अनुभवों का सार है। इसलिए मैं समझता हूँ कि किदवई जी ने बहुत अच्छा काम किया। एक नौजवान पीढ़ी के लोगों को ये मालूम पड़े कि देश में जो एग्जीक्यूटिव पे हेड रहे हैं उनका जो अचीवमेंट है उस अचीवमेंट के आधार पर हम 70 साल में दुनिया के यहाँ साथ खड़े हुए हैं। आशा करते हैं इन अनुभवों का लेकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को मजबूत करके आगे बढ़ेंगे। इस देश में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी रहनी चाहिए, इलेक्टोरल डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए। What I am using electoral dictatorship. Electoral dictatorship, you get mandate and you subvert the parliamentary democracy. तब भी अचीवमेंट तो आपके होंगे, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कमजोर हो जाएगी तो देश में जो डाइवर्सिटी है, ईस्ट वेस्ट, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, गरीब अमीर, हिंदू मुस्लिम सबको साथ देकर जो हम दुनिया में आगे बढ़ने का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं वो फिर कमजोर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि ये किताब हम सब नई पीढ़ी के लोगों को प्रेरित करेगी और जितने भी प्रधानमंत्री जी ने देश को आगे बढ़ाने का काम किया उनके अचीवमेंट को हम अपना गर्व अनुभव करते हैं और आशा करते हैं इन अनुभवों के आधार पर हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को एनरिच करेंगे और देश के नव निर्माण करने में काम करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। इसलिए मैं किदवई जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, सचिन जी को और कल्ला जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी इस प्लेटफॉर्म पर ये बात करने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष जी, गरिमामयी संबोधन के लिए आपका आभार। राजनीति में नीति को तय करने वाले अहम किरदार के रूप में आप हैं। अब कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं, उससे ठीक पहले कुछ बातें, क्योंकि जो 15 चेहरे आदरणीय रशीद किदवई जी की पुस्तक पे हमने देखे वो भारत की आजादी के बाद के चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री रहे। लेकिन राजशाही में भी एक पद था जो प्रधानमंत्री के तौर पर था। महाभारत की बात करें तो हस्तिनापुर से विदुर प्रधानमंत्री के तौर पर थे, बेहद संजीदा धार्मिक और साहित्यिक किस्म के इंसान जिन्होंने भारत के पुरातात्विक वैभव को आगे बढ़ाया, बेहतर प्रधानमंत्री के तौर पर है। लेकिन राजशाही और लोकतंत्र में फर्क इतना रहा कि उस वक्त सत्ता में राजा होता था, अब जनता होती है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक की बात करें तो अग्रमात्र यानी प्रधानमंत्री के तौर पर राधा गुप्त थे और जयपुर की बात करें तो मिर्जा इस्माइल जिन्होंने इस जयपुर के निर्माण में अपना अहम योगदान दिया। हम सब एमआई रोड पर गुजरते हुए भी उन्हें याद करते हैं और जो बेहतरीन ऐतिहासिक
और पुरातात्विक लिहाज से जो इमारतें हैं उनके संरक्षण में उनकी अहम भूमिका रही है। महाराणा प्रताप को याद कर लेते हैं क्योंकि आज ये मंच गौरव और गरिमा से भरा हुआ भी है। उस ओजपूर्ण धरा से भी आज के माननीय अध्यक्ष आते हैं। महाराणा प्रताप के समय भामाशाह प्रधान के तौर पर रहे और उसके बाद उनके पुत्र को भी प्रधान बनाया गया। 2 लाइनों के साथ मैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर बढ़ना चाहूंगा कि वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामासा लाल पड़ा, वह धन्य देश की माटी है जिसमें भामासा लाल पला, उस दानवीर की यक्ष गाथा को भेद सका क्या काल भला। तो जो काल भारत को हमेशा वैभव की ओर ले जाता रहा है वो आधुनिक भारत में भी उन्नति की ओर से लेकर जाएगा। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सचिन जी से आग्रह करूंगा कि कुछ सवाल जो आप सचिन पायलट जी से कोई सवाल करना चाहे उसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे मुख्य अतिथि जो है वो अध्यक्ष जो है एक संवैधानिक पद से जुड़े हुए हैं, उनकी एक मर्यादा है और वो मर्यादा का पालन भी करते हैं कि अगर कोई राजनीतिक प्रश्न कोई पूछना चाहे तो सचिन से पूछ ले। मैंने तो जो कहना था वो मैंने अपनी किताब में कह दिया। हालांकि मंच साहित्यिक है, जरूरी रहे, और सचिन जी अच्छे लेखक भी हैं तो साहित्यिक प्रश्न हो सकता है। केवल एक कोई श्रोता में से कोई व्यक्ति जो पत्रकार से अलग रहे। मैं पत्रकार नहीं। मेरा सवाल इस बुक से नहीं है, लेकिन मुझे जोशी साहब ने जो भी बोला ना उससे बड़ा एक इंटरेस्ट और मुझे लर्निंग प्रोसेस लगा और मैं क्यूरियस हुआ कि सर एक तरफ हमारे राजनेता, प्रधानमंत्री वाले राजनेता ही थे, कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इतनी टेक्निकली समझते हैं, बात करते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव जब आते हैं वहाँ तो सर हर तरीके का आदमी आ रहा है। उनके बीच में सर जब आप डील करते होंगे किसी गंभीर विषय पे और जिस गंभीरता से भी आपने हम जैसे आम आदमी को समझाया, अगर इसका आप जवाब देना चाहें खुल के, लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, बी रियली ऑनेस्ट, सच ए स्मॉल गैदरिंग इट इज, कि हाउ डू यू डील विद दोस टफ पीपल जिनको बेसिकली डेमोक्रेसी छोड़िए सर उसको मतलब पता ही नहीं है कि क्यों आ गया हूँ, लेकिन वो आ जाते हैं हमारे देश में, ये सच्चाई है। एंड हाउ डू यू फील पर्सनली, बिकॉज यू आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स मेनी पीपल एंड यू हैव टू टेक दैट पर्सन अलोंग विद यू, कि आप खुश हो कि मैं एक मूड से बात कर रहा हूँ, या आपको लगता है कि नहीं यार ये बहुत टेढ़ी चीज है, क्योंकि ये भी उतनी ताकत रखता है, उतनी लोगों को रिप्रेजेंट करके आ रहा है जितना को मैं कर रहा हूँ, इसको साथ तो लेके चलना ही है, चाहे विरोध में है चाहे आपके साथ का। अब जवाब पर्सनली फील As simple as that. That is the function of the party president. They decide who should be the candidate of the party. So that question does not arise with us. No, individually, as a Individually तो उसको भी पार्टी डिसिप्लिन मानना, बाकी पार्टी से बाहर निकलने का इसको बाकी तो सर प्रोफेसर है। प्लीज एक आपके पीछे सर प्लीज लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। ये बुक लॉन्च तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं एक पर्सनल क्वेश्चन पायलट साहब से पूछना चाहता हूँ। आज और कल का यूपी का एक्सपीरियंस बता सकते हैं? डेट इसलिए आया, आपको कारण बता रहा था, बहुत लंबा नहीं बताऊंगा, लेकिन आप जानते हैं कि आंदोलन हुआ था और यूपी के लखीमपुर खीरी में एक बहुत खौफनाक हादसा सामने आया और वीडियोज आए, बहुत सी उसकी आलोचना हुई, लेकिन दुर्भाग्यवश देखिए घटना कहीं घटी है, लेकिन सरकार का इस्टेब्लिशमेंट का इकबाल तब कायम है तब आप इफेक्टिव उस पर डिसीजन लीजिएगा, और अगर इफेक्टिव डिसीजन लिया होता विद इन 24 आवर्स कुछ भी, तो इतना माहौल खराब नहीं है। तो हम सब लोगों को लगा कि जब एविडेंस भी सामने आ रहा है और इस देश में हम जानते हैं कि अगर कोई छोटी मोटी चोरी भी कर ले और नामजद पे एफआईआर लिखते तो तुरंत पुलिस आके आपको पूछताछ करती है और आपसे सवाल जवाब करती है, लेकिन वहाँ पर ऐसा संकेत मिल रहे थे कि वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। और ये बात आज की नहीं, पिछले 12 महीने से लगातार किसान आंदोलित हैं, ये बात सब जानते हैं, लेकिन जो वायलेंस और जो ब्लडशेड सड़कों पर हुआ उससे बहुत लोग उत्तेजित थे और हम लोग वहाँ जाकर उन लोगों से मिलना चाह रहे थे। इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि देश में कई बार ऐसे दर्दनाक हादसे हुए हैं जहाँ पर अलग अलग लोग जाके पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के रूप में जाके आप लोगों से मिलते हैं, संवेदना प्रकट करते हैं, मामले में मरहम लगाकर स्थिति को नियंत्रण करने में अपना योगदान देते हैं।
अगर हम वहाँ जाकर कोई भाषण दें, मंच लगाएं, लोगों को उकसाएं या कुछ ऐसा काम करें जो व्यवस्था खराब हो, तो हम स्वीकार करते हैं कि हम गलत हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ जाकर किसी के आंसू पहुंचना, ये तो कोई जुल्म नहीं है। तो हम वहाँ जाना चाह रहे थे। जिन लोगों ने वहाँ कार्रवाई करी, आरोपी वो तो खुले घूमे, और जो आंसू पोंछना चाह रहे हैं उनको आप जेलें बंद कर रहे हो, उनको डिटेन कर रहे हो, अरेस्ट कर रहे हो, 3 दिन तक इलीगल डिटेंशन किया। तो हम सब साथी वहाँ इसलिए गए थे अपना सॉलिडारिटी प्रस्तुत करने के लिए। और यहाँ पर नहीं है, फिर मैं कल जयपुर से गया था, तो दिल्ली से 8-9 घंटे का रास्ता है। तो जगह जगह, अब इतना बड़ा देश है, मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ये 144 हाईवे पे तो होता नहीं, हम हाईवे पे खड़े हुए हैं, जाना चाह रहे हैं, 5 लोग जाके मिलना चाह रहे हैं, तो परमिशन नहीं थी। और हर टोल नाके पर रोक कर बहुत जैसे डिटेन मतलब रोकना चाहते हैं। अल्टीमेटली मुरादाबाद पहुंच गए, वहाँ पर इतना बड़ा पुलिस का जाब्ता लगा दिया कि हम सबको उन्होंने कहा कि आप चलिए हमारे साथ, हमको लेके वो एक सगड़ा हाउस ले गए, वहाँ कई घंटे बैठा के रखा और रात के 12 बजे कहा कि ना तो भागी जा सकते हैं और ना यहाँ रह सकते हैं। तो मैंने कहा क्या करें फिर? तो फिर उन्होंने पुलिस की गाड़ी बैठा के हमको मुरादाबाद से जो गाजीपुर बॉर्डर है वहाँ जाके छोड़ दिया सुबह के 4 बजे, 4-5 बजे। मतलब ये कि मुझे अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो इंसिडेंट हुआ था ना, और आज भी वहाँ पर इतना आक्रोश इस बात के लिए कि आजकल आपने कहा ना स्मॉल, आप सचिन बैठे पीछे, आप जोशी से पूछ रहे थे कि ये स्मॉल गैदरिंग कुछ नहीं होती हिंदुस्तान में। आजकल ये वीडियो कैमरा मोबाइल ऐसा है कि आप गैदरिंग 6 की और 6 लाख की बराबर है। जो आप बोल रहे हो वो देख ही कहीं ना कहीं से। तो इतना बड़ा एविडेंस, अब आज सुप्रीम कोर्ट ने कल सो मोटो कॉग्निजेंस लिया है उस पूरे प्रकरण का। और मैं किसी व्यक्ति का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि जांच का विषय है, लेकिन जांच समय सीमा बांधकर होनी चाहिए, और जांच करने के साथ साथ लोगों को लगना चाहिए कि न्याय मिलेगा, तब संतोष नहीं होता। भाई दुखद घटना हो गई, किसी व्यक्ति ने गलत काम किया और लोगों की मौतें हुई है, खून तो वहाँ है ना, किसी का भी सही। अगर मुझे विश्वास है कि मुझे न्याय मिल जाएगा तो उत्तेजित नहीं हूँ, थोड़ा बहुत होता, इतना नहीं होता। लेकिन जब वहाँ लगे कि वहाँ न्याय मिलने की गुंजाइश ही नहीं है और ललकारा जा रहा है लोगों को, तो उससे बहुत पीड़ा होती है। और मुझे लगा कि वहाँ पर स्थिति बहुत खराब थी, अभी भी थोड़ा बहुत वहाँ नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कभी नहीं देखा हम लोगों ने। मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, अगर कहीं घटना घटती है, देश के हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है वहाँ पे जाके अपनी सहानुभूति प्रकट कर सकते हैं। लेकिन आप किसी को जाने को रोक दो और एक होगी व्यवस्था खराब हो जाएगी, इसलिए आपको डिटेन कर रहे हैं, और 24 घंटे के अंदर तो आपको मजिस्ट्रेट सामने प्रस्तुत करना पड़ता है, जो किया प्रियंका गांधी जी के साथ। 3 दिन तक बंद रखा उनको, कोई चार्ज नहीं, भाई वो कोई हिस्ट्री शीटर या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हो तो आप उनको बंद कर सकते हो। इस प्रकार का माहौल बन गया था, इसलिए वहाँ पर आज भी काफ़ी लोग गए हैं, और फिर उसको पॉलिटिसाइज करने का किसी का कोई मूड नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि चुनाव, लोग कहते हैं, मुझे कल लोगों ने पूछा कि भाई चुनाव आ रहे उत्तर प्रदेश में, इसलिए आप सब कर रहे हैं। मैंने कहा भाई हम तो उत्तर प्रदेश में कितने सालों से सत्ता में नहीं है, का मतलब नहीं हम सवाल नहीं पूछ सकते, इसका मतलब हम चुनाव नहीं जीत रहे मतलब हम घर तो नहीं बैठ जाएंगे। इट इज माई राइट टू आस्क क्वेश्चन, इट इज माई राइट टू आस्क फॉर ट्रांसपेरेंसी, इट इज माई राइट टू आस्क फॉर जस्टिस। अब चुनाव यूपी में है, फिर गुजरात में है, फिर कर्नाटक में। चुनाव इस देश में साल में 25 बार होते हैं, कोई ना कोई पार्टी जीतती है, कोई हारती है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एब्डिकेट कर दीजिएगा और आप घर करते हैं। एक पॉलिटिकल एक्टिविटीज की जिम्मेदारी है किसी पार्टी को, कम्युनिस्ट हो, आम आदमी, बसपा, जनता दल, बीजेपी, जो भी हो, आपको लगातार पब्लिक बीच में रहना है, जाना है, और रूलिंग पार्टी को बड़ा दिल रखना चाहिए। और देखिए, रूलिंग एस्टैब्लिशमेंट में कोई भी व्यक्ति, किसी पार्टी की सरकार हो, इतना कलेजा होना चाहिए कि मेरा कोई अगर गलत कर रहा है तो मुझे इतना हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ भाई आपने गलत किया है। पंडित नेहरू ने का भाषण दिया था, मुझे बता रहे थे पब्लिक मीटिंग में, एक कैंडिडेट थे कांग्रेस के, नेहरू जी भाषण दे रहे थे, किसी ने कान में कहा कि पंडित जी जो हमने कैंडिडेट दिया है इसके खिलाफ कुछ आरोप हैं, इसके कुछ दिक्कत है बैकग्राउंड में। पंडित नेहरू ने मीटिंग में कहा कि भैया मैं वोट मांगने आया था मेरी पार्टी के लिए, मुझे पता पड़ा कि हमारा जो उम्मीदवार है इसमें कुछ कमियां हैं, इसका कोई क्रिमिनल केस वगैरह थे। मैंने कहा भाई आप वोट अपने अच्छे इंसान को चुन कर भेजिए। आप तो अपने में खोट निकालकर एक्सेप्ट करना ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा दिल कलेजा चाहिए। इस प्रकार की राजनीति, अभी आप बता रहे थे जैसे पूर्व प्रधानमंत्री कितनी आत्मीयता से रहते। एक तो होता है कि आदमी सच्चाई से, धरातल से जुड़ा हो और एक्चुअली में वो सिंप्लिसिटी के लाइफ जीता हो, उसका तो दिल से आपका गला क्यों भरा है? क्योंकि आपने क्या कुछ देखा था। आजकल तो राजनीति पाखंड भी तो हो गई ना, कई लोग तो ट्राई करते हैं कि मैं बहुत ग्राउंडेड हूँ, ट्राई करते हैं बहुत मैं रस्टिक हूँ, मैं बहुत जमीन से जुड़ा हुआ हूँ, और असलियत कुछ और होती है। आप दिन में 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे तो प्रिटेंड कर सकते हैं, लेकिन 24 घंटे नहीं कर सकते, तो असलियत सामने आ जाती है। इसलिए बेहतर ये है कि जो है आप हैं, यू एक्सेप्ट आपकी रियलिटी, पर्सनैलिटी जो भी है, और पॉलिटिशियंस को समझना चाहिए जितना ज़्यादा हम ओपन हैं, जितना ज़्यादा हम
खुल के अपनी बात रखते हैं और अपने आप को दिखाते हैं तो लोग एक्सेप्ट करते हैं। मैं 24 घंटे कोशिश करता हूँ, मैं नहीं हूँ, बहुत दिन जिम्मेदारी चलती नहीं है। मैं अब आप सब साथ में क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली राजनीति में जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करके पब्लिक के सामने ट्रांसपेरेंटली बोलना चाहिए। हम सब इंसान हैं, 100 कमियां मेरे अंदर भी हैं, लेकिन मैं हमेशा कहूँ कि मैं में कोई अवगुण ही नहीं है, कोई गलती नहीं है, सारे बुद्धि दुनिया की मेरे पास है। और उस तरह की मानसिकता मैं समझता हूँ लोकतंत्र के भी गलत है और इस देश के राजनेताओं से लोग उम्मीद भी नहीं करते इस प्रकार की प्रवृत्ति रखते। थैंक यू सो मच सचिन जी। अविनाश कल्ला जी ने अमेरिका यात्रा पर बुक दी थी और आपने जितने आंदोलनों में, जितने संघर्ष में भाग लिया, संभवतः अगली बुक कोई आप पर भी लिखे है। एक अंतिम प्रश्न राजेश मेटी जी से ले लेते हैं। राजेश मेटी जी, संक्षिप्त में प्रश्न कीजिएगा और जिनसे कर रहे हैं उन्हें संबोधित कीजिएगा। मेरा प्रश्न सचिन भाई से है। मुझे जयपुर में रहना कुछ भयभीत करने लगा है, ऐसा लगने लगा आए दिन बंदूकबाजी, गोलीबारी। तो ये लॉ एंड ऑर्डर ठीक चल रहा है या कुछ गड़बड़ है मामला? मेरा प्रश्न आपसे। क्राइम कभी होता है या लॉ एंड ऑर्डर कहीं खराब होता है किसी भी शहर में, किसी प्रदेश में, वो चिंता का विषय है। और मैं जानता हूँ सवाल क्यों पूछा, क्योंकि आप मुझसे एक तरह का आंसर चाहते हैं, लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि अगर कहीं क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो उसका सबको खंडन करना चाहिए। और जैसे मैंने कहा, क्राइम कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसको हम करेक्ट कैसे करते हैं, उसके ढांचे को हम सुधारते कैसे हैं। और किसी भी सिटी में, किसी भी राज्य में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा होती है। मैं कभी क्लेम नहीं कर सकता हूँ किसी भी स्टेट, किसी भी शहर के अंदर कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ, जब शहर बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, क्राइम भी बढ़ रहा है, बढ़ता है हर जगह, उसको कंट्रोल करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि जो कोशिश हो सकती है सरकार कर ही रही है, हम सब कर रहे हैं, और भी अगर कहीं मिल जाए उसको भी करने का। थैंक यू सो मच सचिन जी। पत्रकार साथियों से अनुरोध है, कार्यक्रम के बाद बाइट के लिए सचिन जी उपलब्ध रहेंगे। दूसरा, चूंकि कार्यक्रम के अब अंतिम पड़ाव में बढ़ते हैं, मैं प्रभा खेतान फाउंडेशन से अपरा जी को बुलाना चाहूंगा कि जिनसे मंच गौरवान्वित है, जिनसे गौरव का अनुभव हम सबको है, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी जी का सम्मान करें। तालियों की गड़गड़ाहट प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से हमेशा से रहा है, राजस्थानी परंपरा में भी शामिल रहा है। साथ ही मुख्य अतिथि श्री सचिन पायलट जी का भी इनका सम्मान करें। और आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु भारत के प्रधानमंत्री, देश दशा और दिशा के लेखक रशीद किदवई जी का भी सम्मान करें, प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से ऑनर। और आज के कार्यक्रम के हीरो अविनाश कल्ला जी, आपका सम्मान प्रभा खेतान फाउंडेशन की तरफ से अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन से श्री रमन नंदा जी पधारें और अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी को पुस्तक भेंट कर उनका आभार व्यक्त करें। पुस्तक हमारे जीवन में बेहद अहम है और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी ने भी कहा है कि पुस्तकें राजनेता हो, पत्रकार हो या आम आदमी, सभी को पढ़नी चाहिए। रमन नंदा जी से आग्रह, 2 पुस्तकें बेहद अहम है, जीवन मृत प्रभा खेतान फाउंडेशन के लिहाज से बेहद अहम दर्शाती है। सबसे आग्रह कि कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी को पुस्तक भेंट करें। तालियों की गड़गड़ाहट। साथ ही आग्रह करूंगा वीरेंद्र चौधरी जी को कि सचिन पायलट जी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जी को पुस्तक भेंट कर उनका ऑनर करें। एक गर्वित पल हम सब के लिए, पुस्तकें जीवन का अभिन्न अंग हम सब के लिए। सचिन पायलट जी, आपका आभार, आपने समय निकाला। साथ ही अभिषेक तिवारी जी से आग्रह कि रशीद किदवई जी को पुस्तक भेंट करें। अभिषेक तिवारी जी राजस्थान पत्रिका के जाने माने कार्टूनिस्ट, हम सब के बीच सटीक और सीधी बात कहने में यकीन रखने वाले। जोरदार तालियों से स्वागत रशीद किदवई जी का। रशीद जी, आपका आभार, अभिनंदन। हमारे बीच में डॉक्टर प्रहलाद राय जी हैं, कृपया पधारें और अविनाश कल्ला जी को पुस्तक भेंट कर उनका आभार व्यक्त करें। अविनाश जी कार्यक्रमों के रचनाकार हैं, देश दुनिया में से हुआ है और हमारा बहुत मन था। कोलकाता से भी मेरे पास 2-3 बार आ गया, प्रभु जी कुछ करो, फिजिकल वर्चुअल करते करते थक गए, बोर हो गए। और मैं डॉक्टर साहब और सचिन साहब दोनों वास्तव में इतना हृदय से आभारी हूँ कि आपने ये आइस ब्रेक कर दी। आपने हाँ करी तुरंत और अविनाश जी ने कंफर्म किया कि दोनों आएंगे, आप निश्चिंत रहो। और आज क्या रात को फोन आया 11:30 बजे, फिर सचिन जी को तो गिरफ्तार कर लिया, वो कैसे आएंगे?
मैंने कहा अविनाश जी ने कहा वो आएंगे, और सचिन जी ने कहा आऊँगा, तो आप समझ लीजिए हनुमान जी की तरह है, वो पक्का उसके पहले बूटी लेके तैयार मिलेंगे। मैं तो इन्होंने कहा 7:10 पे अविनाश जी मैं आपके मंच पर रहूँगा। तो मैंने उनको आश्वस्त किया कोलकाता को और हमारे मित्रों को कि आप निश्चिंत रहें, सचिन जी ने कहा है तो बिल्कुल बूटी लेके 7:10 तक आए रहेंगे। और आप सबने धैर्य बनाए रखा हमारे साथ, थोड़ा विलम्ब जरूर कार्यक्रम में हमको हुआ, पर सही कहता हूँ मेरे को हृदय से इतना खुशी है कि मैं सेकंड वेव के समय मैं सोचता था कि हम बचे रहें इसके बाद बात करने के लिए। भगवान ने हमारे ऊपर कृपा की कि आज हम बैठे हैं। सच मानिए सेकंड वेव में ऐसा भारत का कोई नागरिक नहीं होगा जिसने अपने परिजन को, अपने मित्र को या किसी पड़ोसी को नहीं खोया होगा। इतना डर अपने दिमाग में था। आज ये डर आप लोगों के कारण से ये निकला है। हम लोग आज बिना मास्क के आज बैठे हैं। प्रोटोकॉल में कुर्सी हमने थोड़ी दूर होटल ने रखी थी कि भैया कोई फोटो छाप देगा हमारी मुश्किल पड़ जाएगी। मैंने कहा आप भले ही रखो लेकिन लोग पास जरूर बैठेंगे, आप कितना भी कर लेना। तो खिसका के यार साथ बैठे बिना कोई आनंद है क्या, मतलब कैसे इस समय में हम आ गए। पर आपने, मैं वास्तव में हृदय से आप सबका बहुत आभारी हूँ कि आज ये अवसर दिया कि हमने कोरोना को हरा के आज हम जिंदा हैं और इस बात करने के लिए आप सबके सम्मुख उपस्थित हैं। पुस्तक तो जैसे हमारे अंकित जी ने निवेदन किया, मैं वास्तव में डॉक्टर साहब जोशी जी से भी आग्रह करूंगा और सचिन साहब से भी, आप भी लिखिए, क्योंकि आप जो लिखेंगे आपको लगता होगा कि बहुत सरल सी बात है। जैसे अविनाश जी कहते भाई अरे प्रमोद इसका क्या लिखना, अमेरिका में घूम रहा हूँ ऐसे लिख रहा हूँ। मैंने कहा उसको पढ़ के, वास्तव में उस पुस्तक को पढ़ के मुझे लगा यार मैं अमेरिका घूम रहा हूँ अविनाश जी के साथ साथ। इतने किस्से इनके हमने पढ़े लगा जैसे मुझे अमेरिका जाने की जरूरत नहीं, मैंने अमेरिका को देख लिया। रमन जी बैठे हैं, मैं इनसे खूब आग्रह करता हूँ कि रमन जी आप लिखिए अपने अनुभव, क्योंकि जो नई पीढ़ी है, क्योंकि ये अक्षर इसलिए कहते हैं ये अमर है, आप और मैं नहीं रहेंगे पर पुस्तकें तो रहेगी। आपके जो वाकई आपको सरल लगते हैं, आपको बहुत सामान्य लगता होगा, पर नई पीढ़ी के लिए वो एक खजाना है। आपने जो आंखों से देखा है, क्योंकि आप फर्स्ट हैंड है, आपने जो खुद से अनुभव किया है वो प्रथम मतलब दृष्टा है आप उसके, आप बयान करेंगे, हमको प्रभावित करेगा। मैं सबसे ज़्यादा यदि धन्यवाद दूँ तो अविनाश जी को आज के इस कार्यक्रम के लिए। यदि कोई वास्तव में जिसे कहने की वो कारण बीज हैं तो वो अविनाश जी हैं, और आप फल रूप में आप सब यहाँ हैं, तो मैं आप सबका भी और अविनाश जी का तो बाकी सब आप चाहेंगे, मैं बहुत आभारी हूँ। और मैं आपसे, हमने नाम पते आपसे लिए हैं, ऐसे कार्यक्रम हम हर महीने करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये पुस्तकें लिखें, मैं इनको आश्वस्त करता हूँ यदि मैं रहा तो सर आपकी पुस्तक का विमोचन रखेंगे। आप लिखिए, मैं आपको राइटर उपलब्ध करा दूंगा, यदि आपको समय नहीं हो तो कोई व्यक्ति आपकी मदद कर देगा, लिख देगा, तो लिखिए आप, क्योंकि अद्भुत अनुभव है। मेरी बात सुनिए, आप चिंता मत करो, मैं 50 साल तक यहाँ पर हूँ। आप तो होंगे जी, आप लिखिए। अभी आपके बहुत बेहतर है, क्यों सबसे मेरे ख्याल से सबसे युवा होंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर बने होंगे केंद्र में, सबसे युवा होंगे मेरे ख्याल से। आपसे युवा कोई नहीं होगा जो कैबिनेट मिनिस्टर बना होगा भारत सरकार में। आपके बहुत सुदीर्घ अनुभव है और आपके जो अनुभव होंगे वो युवा पीढ़ी के बहुत काम के होंगे। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, उस हिसाब से तो निवेदन कर सकता हूँ, आप लिखिए। आपके जो संवैधानिक अनुभव है अद्भुत, आपने जो इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसी और जो बातें कही है अद्भुत है। तो मैं आप सबकी तरफ से आग्रह करता हूँ, और आप जो सामने बैठे हैं इनमें भी कहता हूँ कि आप भी लिखिए, आपकी पुस्तक भी हम रखेंगे, ये नहीं है कि इन्हीं को रखेंगे, आप भी लिखिए। लक्ष्मण जी लिख सकते हैं, इनकी खूब अनुभव है, दीपा जी हैं, खूब अनुभव है लोगों के पास। तो मैं आप सबसे एक बार फिर आपका आभार व्यक्त करते हुए आप सबसे विदा लेता हूँ, और इस आशा के साथ कि आगे भविष्य में हम मिलते रहेंगे, इतनी बेहतर काम करते रहेंगे। एक बार फिर सभी से आग्रह है कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान के साथ हम कार्यक्रम का समापन करेंगे। और अच्छी बात है जब कार्यक्रम समाप्त हो रहा हो और नए लेखक भी तैयार हों, फिर मिलेंगे राजनीति के लिहाज से पुस्तकों के आधार पर। तो राष्ट्रगान के लिए अब सभी से अनुरोध, राष्ट्रगान के साथ इस साहित्यिक सभा के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। अनुरोध राष्ट्रगान के लिए। जय
सम्मानित मंच से आग्रह, कृपया एक ग्रुप फोटो के लिए 1 मिनट का समय दिया जाए। प्रभाकेतन फाउंडेशन। सर थोड़ा सा बैक आए प्लीज। सर थोड़ा साथ आ जाएं सर सिड्डी पे से साथ आ जाएं सर साथ आ जाएं प्लीज, साथ में। ये ग्रुप फोटो है। पहले जोशी जी का बताएगा कि हमारे देश के जो देश के निर्माण में क्या निर्णय किया, उनकी क्या भूमिका है, ये जानकारी नहीं मिलना चाहिए। किताबों के बारे में जितनी रुचि नई पीढ़ी होगी उतना ही वो समृद्ध नागरिक बनेगी। आज के IT के युग में ये जरूरी है कि किताबों की महत्ता को आइज ओपन प्लीज। उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 साल ऐसी कई घटनाएं सामने आई जहां वहाँ के पुलिस प्रशासन ने कानून के दायरे के बाहर आकर काम किया, ऐसे लोग कहते हैं। और इस बार जो मेरी में भयानक दृश्य सामने आए वो दिल दहलाने वाले थे। सब चाहते थे कि न्याय हो, लेकिन जो विलम्ब हुआ, जो एक संदेह लोगों के जहन में था कि न्याय शायद नहीं मिला, उसी का कारण है कल सुप्रीम कोर्ट ने सुनो मोटो इस बात का प्रेफरेंस किया। घटनाक्रम हुआ जिसमें बहुत थैंक यू। आपको कहाँ पर सिलेक्शन हुआ? मेरा जी बैंगलोर नहीं। अच्छा इनको नहीं जाने का रास्ता कैसे हो सकता मेरे को? नाम नहीं हाँ जी, अरे ना अच्छा तो एनी टाइम 5 आपको 5